वेलकम बैक क्लास। दोबारा से आ गए हम और इस बार हमें स्टार्ट करना है इरिगेशन इंजीनियरिंग। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है और थोरोली एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग में कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या है इरिगेशन इंजीनियरिंग, क्या इसकी नेसेसिटी है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। देखो, ये बीसी पुनमिया की एक बुक आती है, एस के गर्ग की एक बुक आती है। एस के गर्ग की जो बुक है वो काफी अच्छी है। एस के गर्ग वाली बुक तो है, तुम लोग यूज कर सकते हो। इसमें थोरोली हर एक एक चीज जो है एलेबोरेट किया हुआ है। एलन बसक एक लोकल पब्लिशर की बुक है, कम थिकनेस की बुक है। अगर बहुत थोरली नहीं पढ़ना है तो अनंत बसक भी ले सकते हो, लेकिन एस के गर्ग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के नाम से ये बुक आएगी। या तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या तो इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों में से किसी एक नाम से जो है ये बुक आएगी। पॉइंटर कैसे लेते हैं? ठीक है, तो ये एस के गर्ग ले सकते हो तुम लोग। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट पीपीटी से। पहले पीपीटी डिस्कस करेंगे, पीपीटी डिस्कस करने के बाद जो है हम अपना ये नोट्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है, अगर इसी फील्ड में अगर मास्टर्स करना है या फिर अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो कई सॉफ्टवेयर भी अभी रन हो रहे हैं। जैसे इरिकैड इसमें से काफी फेमस सॉफ्टवेयर है जो कि यूज हो रहा है, इंडिया में भी यूज हो रहा है और कई अलग कंट्रीज में यूज हो रहा है। जिसमें क्रॉपवेट 8.0, ये तो इंडिया में अभी यूज नहीं हो रहा है, बट अदर अदर कंट्रीज में ये जो है अच्छा खासा यूज हो रहा है इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। तो देखते हैं सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं। हमें पहले स्टार्ट करते हैं। वन व्यू में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले इरिगेशन में समझ लो कि इरिगेशन का मतलब क्या है। ठीक है, क्यों हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इरिगेशन का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आर्टिफिशियली वाटर को सप्लाई करना क्रॉप्स को, दैट इज द इरिगेशन। अब इससे रिलेटेड जितने भी टर्म है, जैसे कि अगर हम कैनाल के थ्रू पानी सप्लाई कर रहे हैं या फिर हम ट्यूबवेल के थ्रू पानी सप्लाई कर रहे हैं, या अगर कैनाल के थ्रू किसी रिवर का डाइवर्जन कर रहे हैं, तो उसमें डाइवर्जन वर्क में क्या क्या चीजें करनी है, कैनाल का बेड स्लोप कितना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमने कैनाल बनाया और सारा का सारा नदी का पानी कैनाल की तरफ ही डाइवर्ट हो गया। प्लस हमें कितना पानी स्टोर करना है या स्टोर करना भी है कि नहीं करना है। यानी कि स्टोर करने का मतलब हमें फिर डिजाइन ऑफ डैम भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, कि डैम की डिजाइनिंग में क्या क्या टर्म्स आएंगे। तो यानी कैनाल की पूरी डिजाइनिंग, डैम की पूरी डिजाइनिंग, फिर तुम्हारा डाइवर्जन हेडवर्ड्स की उसमें कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स आएंगे। फिर जब कैनाल की बात करेंगे तो पानी अपने साथ साथ बहुत सारा एलुवियल सॉइल या फिर तुम कह सकते हो सिल्ट लेकर के चलेगा। तो सिल्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कि सिल्ट लोड कम से कम हो, ये कैसे इस पे डिजाइनिंग होगी, जिसपे हम लेसीज की थ्योरीज पढ़ेंगे, आगे कैनाडीज की थ्योरी पढ़ेंगे। प्लस जो टोटल हमें पानी सप्लाई करना है, वो पानी कितना सप्लाई करना है, एडिक्वेट अमाउंट जो है पानी का सप्लाई करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि अगर तुम ज्यादा पानी सप्लाई करोगे तो उससे क्या है, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड हो जाएगा। और अगर कम अमाउंट में पानी सप्लाई करोगे तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर एग्जैक्टली किसी भी प्लांट को चाहिए उससे कम मिलेगा, तो जो उसकी ग्रोथ है वो कम होगी। तो टोटली हमें एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर जो निकालना है वो हमें पढ़ना होगा। उसमें कई सारी ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि वाटर लॉसेस, यानी जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं अल्टीमेटली क्रॉप्स को, उसमें कई सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिससे वो लॉस हो जाता है। तो हमें उसकी भी काउंटेबिलिटी लेकर चलनी होगी, जैसे कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से जो है पानी इवेपोरेट हो गया, प्लस ट्रांसपिरेशन यानी पेड़ों की पत्तियों से जो पानी इवेपोरेट हो गया, प्लस तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन यानी मिट्टी के अंदर जाके इन्फिल्ट्रेट होके वो वाटर टेबल से मिल गया, तो वो तो हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इन सभी तरह के पानी को माइनस करने के बाद
द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें किसी भी क्रॉप को देना है, उस हिसाब से हमें उसका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर भी निकालना होगा। तो ये सारी चीजें यूनिट वाइज जो है हम कवर करेंगे। अगर एक वन व्यू की बात करें, तो मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले हमें निकालना है, पढ़ना है कि भाई इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, इसकी नेसेसिटी क्यों है या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, फिर कितने टाइप्स के इरिगेशन होते हैं, अगर हम बात करें कि फ्लो इरिगेशन की या लिफ्ट इरिगेशन की, तो उनके सब पार्ट्स क्या हैं, फिर मेथड ऑफ इरिगेशन किस किस तरह से करेंगे, फिर इसमें और चीजें कवर करेंगे, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, कोर डेप्थ, इन तरह की चीजों को हम डिस्कस करेंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर हर एक अलग अलग क्रॉप के लिए कितना कितना होगा, ताकि हम उतना ही पानी उस क्रॉप को सप्लाई कर सके, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है क्रॉप को सप्लाई करने से ना ही वहां पे बाढ़ की स्थिति बनेगी यानी फ्लड नहीं आएगा, ना ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्रॉप यील्ड यानी फसल जो है वो कम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो टोटली हम कवर करेंगे, ये करेंगे यूनिट वन में कवर। उसके बाद हम आ जाएंगे कुछ डिजाइनिंग में, यानी सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट्स और डिजाइन ऑफ वियर एंड बराज। मतलब कि जब हम कैनाल की बात कर रहे हैं, तो कैनाल में हमने देखा कि भाई वो तो बहुत सारी अपने साथ मिट्टियां लेते हुए आ रहा है, और हमारी कंट्री में जो है चैनलाइज्ड या लाइन्ड कैनाल नहीं है, यानी सीमेंट की ढके हुए पेव्ड कैनाल्स नहीं है, बल्कि मिट्टी के ही कैनाल्स बने हुए हैं। तो अगर वो बहुत सारा सिल्ट लेकर अपने साथ आएगा, तो अगर हमने जो इसका डिजाइन पीरियड है 20 से 30 सालों के लिए, 40 सालों के लिए, वो डिजाइन पीरियड से पहले ही वो चोक हो जाएगा। और जैसे ही कहीं पे भी पानी चोक होगा, तो वो आसपास के एरिया में पानी फैलने लगेगा, डैम्पनेस करना शुरू कर देगा, यानी वाटर लॉगिंग की कंडीशंस बन जाएंगी। तो हमें प्रॉपर डिजाइन ऑफ कैनाल यानी वियर का डिजाइन देखना होगा, बैराज का डिजाइन देखना होगा। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। फिर क्रीप थ्योरी पढ़ेंगे हम, ब्लीक्स क्रीप थ्योरी पढ़ेंगे, कैनेडी थ्योरी पढ़ेंगे, लेसिस थ्योरी पढ़ेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके क्वेश्चन होते ही होते हैं। फिर उसके बाद जो हम ये यूनिट टू कवर करेंगे, यानी पूरा मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कवर करते ही हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कैनाल हेडवर्क और डाइवर्जन हेडवर्क, कैनाल हेड और क्रॉस ड्रेनेज वर्क। यानी कैनाल में क्या क्या ऐसी यूनिट लगाएंगे, कितना स्लोप रख करके पानी को रिवर से उसमें लेंगे, कैनाल का कितना स्लोप होना चाहिए, सिल्ट इजेक्टर क्या होता है, उसमें जो जंप होगा, तो जंप में क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको कैनाल फॉल बोलेंगे, कितने तरह के कैनाल फॉल बना सकते हैं हम। फिर जब फाइनली हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं रिवर से कैनाल में, तो वहां पे जो जो चीजें असेंबली होंगी, जैसे तुम्हारा गाइड वॉल, मार्जिन वॉल, ये सारी चीजें जो है डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर आएगा। फिर सपोज करो कहीं पे एक नहर जा रही है और बीच में कोई रोड आ गया या कोई नदी आ गई, तो उसको किस तरह से क्रॉस ड्रेनेज वर्क को किस किस फॉर्म में टेक्निकली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि एक्यूडक्ट क्या है, सुपर पासेज क्या है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे आपके यूनिट थ्री में। ठीक है, और यूनिट फोर में। देन उसके बाद यूनिट फोर में हम पूरा पूरा पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ डैम, कि कितने तरह के डैम होते हैं, ग्रेविटी डैम क्या होता है, नॉन ग्रेविटी डैम क्या होता है, उसकी पूरी डिजाइन, एलिमेंट्री प्रोफाइल, ये भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है डैम के। और डैम एक बड़ी यूनिट है, तो उसके ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की कितनी तरह के उसमें फोर्स लगते हैं, वाटर प्रेशर, हाइड्रोडायनामिक, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद हम हर एक एस्पेक्ट पे देखेंगे कि वो डैम सेफ है या नहीं है। तो यूनिट फोर में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे डैम की डिजाइन। देन यूनिट फाइव में हम विथ रिलेटेड टू लिफ्ट इरिगेशन, यानी जमीन से जो हम पानी निकाल रहे हैं, तो हम वो देखेंगे कि स्टेनर्स यानी सब सबमर्सिबल की बात अगर हम बात करें, सबमर्सिबल नहीं होता है, सबमर्सिबल। तो सबमर्सिबल में नीचे जो स्टेनर लगाएंगे, ग्राउंड वाटर को कैसे उठाया जाएगा, तो कितने तरह के स्टेनर्स होते हैं। फिर उसमें एक्यूफर की प्रॉपर्टी, एक्यूटार्ड की प्रॉपर्टी, यानी सॉइल से रिलेटेड, सॉइल विथ वाटर पैरामीटर से रिलेटेड डाटा को हम पढ़ेंगे, ट्यूपिट अजम्पशंस पढ़ेंगे। तो ये आपकी टोटल 5 यूनिट है, जो कि अभी आने वाले लेक्चर्स में कवर होगी।
अभी हम बिल्कुल इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन समझ लो बिल्कुल एक लाइन में कि आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करना क्रॉप को, दैट इज़ नोन एज़ इन इरिगेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक? अब ये हमको आर्टिफिशियली पानी क्यों सप्लाई करना पड़ रहा है? पहले तो नहीं करते थे। तो ये अभी यही चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगी, नेसेसिटी या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो देखते हैं हमें इस पूरी पीपीटी में हमने कवर क्या-क्या करना है। तो बात करें तो इस पीपीटी में हम क्या कवर करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, तो फिर वही स्कोप ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग की इसका स्कोप क्या-क्या है, देन बेनिफिट्स एंड इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन, कुछ बेनिफिट्स होंगे तो कुछ डिमेरिट्स भी होंगे इस इरिगेशन के, वो भी हमें देखना है कि आखिर क्या-क्या इसके डिमेरिट्स होंगे। देन इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, किस-किस तरह का एक्चुअली हम इंडिया में इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन कितने तरह का है। फिर सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, कि आखिर सॉइल के कितने डेप्थ तक के वाटर को यानी सॉइल मॉइस्चर को जो कि प्लांट के लिए यूजफुल है, यानी उसमें अगर हम बात करें तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और ये सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, देन वाटर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, कितने तरह के सॉइल हैं, हर एक सॉइल का ट्रांसमिसिबिलिटी या परमेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है, यानी कि उसके अंदर अगर बात करें माइक्रो लेवल की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन कितना है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या है, टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वाटर को पैरामीटर पढ़ेंगे, फेज एनालिसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। देन डेप्थ ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल, वही हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और इससे रिलेटेड कई सारे और डिफिनेशंस हैं, जैसे फील्ड कैपेसिटी क्या है, ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या चीज है, कोर डेप्थ क्या है, ठीक है, पालियो क्या है, ये कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, जीसीए ग्रॉस कमांडेड एरिया, कल्चरलेबल कमांडेड एरिया, ये सारी चीजें जो है हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करेंगे। देन उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, यानी कि अगर इसको वन वर्ड में समझो तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो निकालना, कि इतना तो इवेपोरेशन लॉस हो गया, इतना ट्रांसपिरेशन लॉस हो गया, इतना पानी तो मिट्टी के अंदर चला गया, तो अगर हम टोटल इतना कुछ समथिंग एक्स अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं और इसमें इतना 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 चीजें ये लॉस हो जा रही हैं, तो फाइनली क्रॉप को कितना पानी मिला, तो वो उसके हिसाब से जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर निकालना होता है उसी को बोलते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप भी जो है हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। इसमें क्या-क्या चीजें कवर होंगी, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग द इरिगेशन, ठीक, देन ड्यूटी ऑफ द वाटर एंड डेल्टा, ये ड्यूटी वाला जो टर्म है ये गेट का फेवरेट टॉपिक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्यूटी की मतलब रेनफॉल होने से ड्यूटी बढ़ेगी या घटेगी, ये शायद नोट्स में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें ये एक-एक टर्म बिल्कुल पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्या चीज़ होती है और किस फैक्टर से ड्यूटी इंक्रीज़ करेगी, किस फैक्टर से ड्यूटी डिक्रीज़ करेगी। देन तुम्हारा कमांड एरिया, वही जो मैंने बताया, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरलेबल कमांड एरिया, अनकल्चरलेबल कमांड एरिया, यानी जितना हम टोटल, कहीं मान लो हमने एक नहर निकाली, तो वो उस नहर से या उसके सब्सिडरी नहर से, मेजर कनाल या माइनर कैनाल से टोटल कितना एरिया है जो कि वो कवर कर रहा है कि अब हम उसको इरिगेट कर सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली पानी सप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द कमांड एरिया। अभी आगे आएगा तो हम समझ जाएंगे। देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब कितनी बार किसी एक फसल को पानी देना है। अमाउंट ऑफ वाटर तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी एक फसल को हमने शुरू में एक बार पानी दे दिया और अगर वो 3 या 4 5 महीनों की फसल है तो उसके बाद हमें पानी देना ही नहीं पड़ेगा। तो कितने कितने ड्यूरेशन के बाद हमें बार बार उसको पानी सप्लाई करना है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन।
फिर जिसकी मैंने बात करी थी कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर एंड इवेपोट्रांसपिरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इवेपोट्रांसपिरेशन, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। देन इरिगेशन एफिशिएंसीज, 6 तरह की इरिगेशन एफिशिएंसीज होती हैं। न्यूमेरिकल डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है। देन तुम्हारा डेवलप कन्वीनियंस एफिशिएंसी क्या होती है। इस तरह की 6 एफिशिएंसियां हैं और उनमें बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंस है। तो ये डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देन असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, कि टोटल हमने जितना पानी किसी फील्ड पर पहुंचाया और टोटल जितना आउटलेट निकल रहा है और फाइनली कितना हमें आउटपुट मिला, यानी कितना हमें ग्रॉस प्रोडक्ट मिला, इन सभी चीजों का असेसमेंट, ये सारी चीजें जो है हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, कि इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप आर्टिफिशियली। बिल्कुल यही मैंने तुमको बताया, एक लाइन की डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियली पानी सप्लाई करना किसी भी फसल को, दैट इज इरिगेशन। The science of planning and designing a water supply system to the plant crops for their normal growth during the period of no rainfall with the help of dam, where barrage, reservoir and canal system with the headworks, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये बहुत सारी चीजें इसने डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी हैं। इतना कुछ नहीं याद करना है, सिंपल सी बात है। याद क्या करना है, याद करना है कि आर्टिफिशियली पानी सप्लाई करना किसी भी क्रॉप को, दैट इज नोन एज इरिगेशन। अब ये क्यों करना है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा इमेज दिखाता हूं मैं। ये इमेज आप लोग को याद होगी, ये इमेज है लगान मूवी की, जब एक सॉन्ग चल रहा होता है, काले मेघा पानी तो बरसाओ। ठीक है, तो या तो तुम ये टेक्निक अपना लो, ये अगर लगान मूवी तुमने देखी होगी तो तुम्हें याद होगा कि पहले हम क्या है, किसी भी फसल को उगाने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी हमें कहाँ से मिलता था, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से, यानी बारिश से। तो हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट किस पर थे, सिर्फ और सिर्फ पानी पर, रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे, कि जिस वक्त हमें बारिश होगी उस वक्त ही हमारी क्रॉप या फसलें उगेंगी, जिस साल पानी नहीं बरसा उस साल फसलें नहीं उगेंगी। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कई सारी उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। सपोज करो पानी नहीं बरसा तो क्या है, सूखा यानी ड्रॉट पड़ जाएगा। कई साल लगातार पानी नहीं बरसा तो क्या है, अकाल यानी फेमीन पड़ जाए, फेमीन आ जाएगा। या फिर सपोज करो कि जिस टाइम तुमने फसल लगाई उस टाइम पानी नहीं बरसा, उसके आगे बरसा या पीछे बरसा तब भी फसल खराब हो जाएगी। तो ये फाइनली क्या है, इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें कुछ इंजीनियरिंग वे या इंजीनियरिंग टर्म्स के साथ हमें पानी सप्लाई करना होगा, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पे डिपेंडेंट ना रहें। या फिर अगर हम बारिश का पानी आए तो उसको उस वक्त रोक लें और जिस वक्त हमें उसका यूज है किसी भी फसल को उस वक्त सप्लाई करें। इसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारी चीजें हमें इरिगेशन में पढ़ना है। क्योंकि देखो हमारे पास बेसिकली सोर्स ऑफ वाटर क्या है, सोर्स ऑफ वाटर हमारे लिए दो चीजें हैं। एक तो हमारे लिए है ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे का पानी। दूसरा हमारे लिए है सोर्स ऑफ वाटर, दैट इज रेनफॉल। ठीक है, अब वो रेनफॉल यानी जो पानी बरस रहा है वो पानी बरस के क्या है, नदियों की तरह कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, नदियों में कन्वर्ट हो जा रहा है या फिर नदियों में फ्लड की तरह कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को हम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं, किनमें, बांध में यानी डैम में। और उस स्टोर वाटर को बाद में हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की तरह यूज करते हैं, यानी उसी बांध से हम बिजली भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। उसी बांध से हम अलग अलग कैनाल्स के थ्रू जो है अलग अलग एरियाज में पानी सप्लाई करते हैं, और जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ हम बारिश पर यानी रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, दूसरा हमारे पास तरीका है सोर्स ऑफ वाटर के हिसाब से लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उस पे हम ट्यूबवेल लगवा दें, या फिर अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह से पर्सियन व्हील्स थे, मोटे कई तरह के, तरह जैसे जो एनिमल ऑपरेटेड या मैन ऑपरेटेड अलग अलग तरह के एंशियंट टाइप के
वो इक्विपमेंट थे जिससे हम ग्राउंड वाटर निकाल करके उसको फाइनली फील्ड तक पहुंचाते थे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट बिल्कुल तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। या तो तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है और तुम काले मेघा पानी तो बरसाओ जैसा गाना गाओ और इंतजार करो कि पानी बरसे, और अगर पानी नहीं बरसा तो तुम्हारी सारी फसलें सूख जाएंगी और तुम भूखे मर जाओगे। या तो फिर तुम कोई इंजीनियरिंग टेक्निक अपनाओ और इंजीनियरिंग टेक्निक अपना करके पानी को सब खेतों को, यानी जो हमारी जो फसलें हैं उनको सप्लाई दो। लेकिन अब इसमें जितनी भी क्रिटिकलिटी आएगी, क्योंकि पानी जो है इसको रोक पाना या इसको कंट्रोल करना, ये एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी कैनाल में जाने वाला है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है तुम डैम में पानी को रोकने वाले हो। तो इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को अगर तुम्हें कंट्रोल करना है तो तुम्हें उस तरह से बिल्कुल सेफ्टी के साथ और इकोनॉमी देखते हुए तुम्हें स्ट्रक्चर क्रिएट करने होंगे। यानी जैसे तुमने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि मैक्सिमम मूवियों में जो है ऋषि कपूर तुम्हारा जो है, ऋषि कपूर नहीं, ऋषि कपूर के फादर जो भी थे वो सिविल इंजीनियर बने थे। तो मतलब तुमने कई मूवियों में जैसे देखा होगा सत्यम शिवम सुंदरम और कई मूवियों में कि बांध टूट गया, पूरे गांव में पानी भर गया, बाढ़ आ गई। तो अगर तुम्हें ऐसी कंडीशन नहीं क्रिएट करनी है तो तुम्हें उस एडिकेट स्ट्रेंथ के, यानी टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर आने वाला है प्लस सरप्लस कितना किसी भी मैक्सिमम रेनफॉल की कंडीशन में आ जाएगा, वो सारी चीजों को काउंट करते हुए तुम्हें डैम का डिजाइन करना होगा या कैनाल का डिजाइन करना होगा, या फिर तुम्हें वियर ब्राज सब कुछ उस हिसाब से डिजाइन करने होंगे सेफ्टी के साथ, ताकि तुम बाढ़ को रोक सको, तुम अकाल को रोक सको, तुम सूखे को रोक सको, और प्लस तुम सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंडेंट नहीं रहो। ये सारी चीजें तुम क्या कर तुम्हारी हो गई। चाहे अब ये तुमसे पूछा जाए कि स्कोप ऑफ इरिगेशन क्या है, तो भी यही आंसर है। तुमसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन है, तो भी यही चीजें हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन है, तो भी यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई इसमें रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल समझ के चलना है। अब ये जो नीचे सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, अब ये जो सारे पानी को हमें नदियों से जो डाइवर्ट करना है या फिर ग्राउंड वाटर से निकालना है, फाइनली फील्ड तक के पहुंचाने पहुंचाने में बीच बीच में जो भी हम स्ट्रक्चर्स खड़े करेंगे उन सभी की डिजाइनिंग पढ़नी है, और यही वो सारी डिजाइनिंग के टर्म्स लिखे हुए हैं जो कि अभी आगे पढ़ते पढ़ते अभी हमें लेक्चर्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। आर्टिफिशियली सप्लाई करना पानी को क्रॉप्स को उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, दैट इज द इरिगेशन। और ये आज से नहीं, हमने बहुत एंशिएंट टाइम से पहले से ही सीख लिया था हमसे खेती करना। तो अब हमें इसमें एडवांसमेंट पढ़ना है कि आगे रह के इसमें हम क्या एडवांसमेंट करें, कौन से नए सॉफ्टवेयर या कौन सी नई टेक्निक्स जो है हम उस पर ज्यादा उसको फोकस करना है। लेकिन हमें बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ना है, इसलिए हम इसको समझ ले रहे हैं। मैंने बताया था दो सॉफ्टवेयर जो है अभी यूज हो रहे हैं, क्रॉप वेट 8.0, देन इरिकेट इरिकैड। इन दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड करके या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेना कि कैसे ये वर्क करता है, तो थोड़ा सा अपडेट हो जाओ। ठीक, देखो एक फोटोज के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे आर्टिफिशियली पानी जो है हम सप्लाई कर सकते हैं। दिस इज डिफरेंट, इट इज अ काइंड ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ठीक है, अब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, लिखने के लिए हमें हेडिंग्स याद होने चाहिए। तो आखिर नेसेसिटी क्यों है? सबसे पहली बात, चाहे हम अपनी इंडिया कंट्री की बात करें या किसी दूसरे कंट्री की बात करें, तो हर वक्त जो है बारिश नहीं होती है। यानी कि और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें एग्जैक्टली चाहिए किसी भी क्रॉप को, उसमें भी कमी हो जाती है। तो पहला ही हेडिंग क्या है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द सम फैक्टर्स which govern the necessity of the irrigation। तो बात करें अगर हम पहले हेडिंग की, दैट इज इनसफिशियंट रेनफॉल, यानी किसी भी फसल को यानी क्रॉप को जितना पानी मिलना था उससे कम अमाउंट में जब भी बारिश होगी यानी रेनफॉल होगा, तो हमें क्या है उसको और ज्यादा अलग से पानी सप्लाई करना होगा। हमारे छोटे से बागीचे हैं तो हमने उसमें बाल्टी बाल्टी से पानी डाल दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा हेक्टेयर्स टू हेक्टेयर्स की बात करें तो वहां पे हमें जो पानी सप्लाई करना है दैट इज द इरिगेशन। तो पहला ही रीजन क्या होगा कि अगर हमारे पास जो सबसे पहला इंडिया में वो है, जो सबसे पहला वजह है
रेनफॉल जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा हर जगह, तो हमें इरिगेशन की जरूरत है ही। तो इरिगेशन इज द नेसेसरी इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज इनसफिशिएंट। ठीक, और इल टाइम्ड भी है, अभी ये आगे आने वाले टॉपिक में मिल जाएगा हमें, फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड द प्लांट। देन दूसरी टॉपिक की बात करें तो वो है अनइवन एंड नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी की मैं बात कर रहा था कि भाई हमने अभी फसल लगाई, उसको 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद पानी चाहिए, तब तो बारिश नहीं हुई। लेकिन जब हमको उसकी कटाई की बारी थी, या जब उसके पास पानी पहले से हमने प्रोवाइड कर दिया, या जब उसको जरूरत नहीं थी, या जब हमने कटाई कर ली तब पानी बरस रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए हम आगे एक टर्म पढ़ेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब जिस वक्त किसी एक क्रॉप को पानी चाहिए, अगर उसी वक्त ही बारिश हो रहा है, उसी वक्त वो प्रेसिपिटेशन का जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो काउंटेबिलिटी में है, तो उस रेनफॉल को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल। और अगर उसके अलावा जो पानी बरस रहा है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक, तो आगे हम टर्म्स एक पढ़ेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल। तो दूसरा रीजन ये हो गया, पहला तो रीजन है कि भाई इनसफिशियंट रेनफॉल, पानी ही जितना अमाउंट में चाहिए उतना नहीं बरस रहा है, उतना पानी ही नहीं मिल रहा। दूसरा, अन अनइवन, मतलब जो टाइम हमें चाहिए उस टाइम पे नहीं बरस रहा। और नॉन यूनिफॉर्म, किसी एक एरिया में ज्यादा बरस रहा है, किसी एक एरिया में बहुत कम बरस रहा है। तो एक जगह तो बाढ़ आ गई, दूसरी जगह सूखा पड़ गया। हमें इन सभी चीजों को बैलेंस करना है थ्रू आउट द कंट्री, या थ्रू आउट द किस इन एनी एरिया। तो दूसरा रीजन हमारे लिए ये हो गया कि पहला क्या है, इनसफिशियंट रेनफॉल, दूसरा क्या हो गया, अनइवन एंड नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। देन उसके बाद क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक, देखो कई सारे हमारे ऐसे क्रॉप हैं, पेरिनियल का मतलब सदाबहार, जो हमेशा लगे होते हैं। तो हमारे यहाँ तुम्हें भी पता है कि हमारे 12 महीनों में 12 महीनों तो बारिश नहीं होती है। लेकिन कई सारी ऐसी पेरिनियल क्रॉप्स है, जैसे शुगर कैन, गन्ना एक ऐसे क्रॉप है जिसको कंटिन्यू पानी चाहिए और वो साल भर लगा रहता है। तो जिस वक्त बारिश का मौसम था उस वक्त तो पानी बरस गया, लेकिन बाकी टाइम क्या, तो बाकी टाइम अगर हमें उसमें पानी प्रोवाइड करना है तो हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ डिजर्ट एरिया। अब कंटिन्यू सपोज करो कहीं पे भी पानी नहीं बरस रहा है, तो वो धीरे धीरे वहां पे क्या है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम उसमें आर्टिफिशियली पानी सप्लाई करेंगे तो डेजर्ट एरिया को धीरे धीरे हम इरिगेटेड एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ड्राई एंड डेजर्ट एरिया कैन बी कन्वर्टेड टू अ ब्यूटीफुल क्रॉपलैंड इफ इरिगेशन वाटर कैन बी सप्लाइड एज पर द नीड। काइंड ऑफ डेजर्ट तुम कह सकते हो, इसमें देखो बिल्कुल रेत ही रेत हो चुकी है। तो नेसेसिटी हमें समझ में आ गई कि अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज अभी नोट्स में देख लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो नेसेसिटी क्या है, कम पानी बरस रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल है, अनइवन यानी इल टाइम्ड रेनफॉल है। देन और क्या है कि ग्रोइंग मैनी नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग ए पीरियड। पहले क्या था, हमें पहले से पता था एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमारे पहले से पहले पूर्वजों को, कि इस टाइम पानी बरसता है तो इस टाइम हमें ये खेती करनी है, इस टाइम यहाँ पे ये फसल हमने लगा दी। लेकिन अब क्या है, एक ही टाइम पे हम नंबर ऑफ क्रॉप्स, मेनी नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर या फिर इरिगेशन। ठीक है, और आर्टिफिशियली सप्लाई से क्या है, ये हमारे हाथ में हो जाएगा। जब हम चाहेंगे पानी को सप्लाई देना तब हम देंगे, जब हम चाहेंगे तो बंद कर देंगे। तो ये कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई हो गई, जबकि रेनफॉल इज नॉट इन आवर कंट्रोल। उसमें क्या है, पानी कभी भी बरस गया, अब हमें उस फसल को चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है कि वो फसल के लिए बेनिफिट हो जाए, या हो सकता है कि वो फसल के लिए लॉस हो जाए, वो सारी फसलों को खराब कर दे। तो अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है इरिगेशन के। ठीक है, तो पहले यील्ड ऑफ क्रॉप। यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब टोटल, एक तरह से तुम कह सकते हो जो पूरी फसलें हैं, फसलों से आने वाला टोटल अमाउंट भी कह सकते हो उसको। तो द यील्ड ऑफ क्रॉप कैन बी इंक्रीज्ड बाय द इरिगेशन इवन इन द पीरियड ऑफ लो रेनफॉल। देखो पहले क्या होता था कि किसी,
समथिंग बड़े-बड़े हेक्टेयर्स एरिया में जितनी फसलें लगती थी, तो हम पूरी-पूरी फसलों का कंप्लीट यूटिलाइज़ेशन नहीं ले पाते थे। लगभग उसमें 30% 40% फसलें खराब हो जाती थीं, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी नहीं मिलता था। लेकिन अब इरिगेशन की वजह से, यानी आर्टिफिशियली सप्लाई जो हम कर रहे हैं पानी का, उसकी वजह वजह से पूरे एरिया में हमें जो टोटल यील्ड मिलता है, यानी फसलें जो है हमें वो ज़्यादा मिलती हैं। भाई ज़्यादा फसलें होंगी, तुम ऐसा समझ लो जैसे कि अगर फसलें कम होती हैं किसी चीज़ की, तो क्या होता है, उसका रेट हाई हो जाता है। जैसे अभी तुमने देखा प्याज़ ₹100 ₹110 किलो हो गई, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्याज़ का, और भी उसके फैक्टर्स हैं। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन और उन सब की बातें नहीं कर रहे हैं कि बीच में खराब हो गया, स्टोरेज में खराब हो गया, उनसे बात नहीं करें। अगर किसी भी एक साल किसी एक चीज़ की, मान लो पर्टिकुलर क्रॉप की जो है टोटल यील्ड कम हुआ, यानी वो फसल जो है पहले उस साल कम होगी, तो क्या होता है, उस फसल का दाम, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो उतना ही है और अमाउंट ऑफ क्रॉप कम हो गई, तो उसका रेट हाई हो जाएगा। डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे किस पे, तुम्हारे पॉकेट पे या तुम्हारे फैमिली के पॉकेट पे। और अगर कोई भी एक फसल ज्यादा अमाउंट में, अच्छे से एम्पल अमाउंट में क्रॉप्स निकल रही है, तो उसका जो है रेट डाउन हो जाता है। जैसे कि अगर तुम बात करो टमाटर की या मटर की या ऐसे इन सब फसलों की, तुम देखो ठंडियों में इनकी जो है प्राइस काफी ड्रॉप हो जाते हैं, ₹10 किलो, ₹15 किलो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ यील्ड हमें क्रॉप का मिल रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उनको प्रोवाइड कर सकें आर्टिफिशियली। वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ओनली ऑन द रेनफॉल। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि यील्ड ऑफ क्रॉप, ज्यादा फसलें हमको मिलेंगी। देन ऑप्टिमम बेनिफिट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज पॉसिबल बाय द इरिगेशन टू द ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। देखो, पहले क्या है, अभी इरिगेशन का एक प्रॉपर मेथड क्या है कि जो ज्यादा पानी आ रहा है, मतलब बारिश अगर ज्यादा हुई, तो उस एक्सेस वाटर को हमें उठा करके किसी कहीं पर स्टोर कर देना है। क्योंकि देखो, हमारे इंडिया में सबसे खास बात क्या है कि हमारे इंडिया का मीन सी लेवल हर जगह अलग अलग है। यानी हम बात करें तो ग्राउंड जो लेवल है, वो ग्राउंड लेवल अलग अलग है। तो अपने आप ही नदियां अपना रास्ता खुद बना ले रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, ईस्ट में हमारे कोलकाता है, और वेस्ट में अगर हम बात करें जयपुर है और उत्तराखंड है, तो तुम देखो वेस्ट हमारा मीन सी लेवल हाई है और ईस्ट में मीन सी लेवल लो है। तो नदियां देखो आराम से इसी इसी रूट पे बह रही है। जैसे अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो ये उत्तराखंड से निकल रही है, और यानी मेन सी लेवल उत्तराखंड का ज्यादा है। उसके बाद ये देहरादून से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए कानपुर आ रही हैं, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद से बनारस, देन पटना, पटना से होते हुए लास्टली बंगाल यानी कोलकाता में जाके फिर लास्ट में समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी अगर इससे एक बात पता लगी कि मीन सी लेवल या ग्राउंड लेवल जो है, सबसे ज्यादा पहले है तुम्हारा उत्तराखंड का, फिर उससे नीचे आया तुम्हारा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल। तो हमारे कंट्री में बेनिफिट ये है कि ग्राउंड लेवल हर जगह अलग अलग है। तो हमें सिर्फ अलग अलग जगह पे पानी को डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करके एक जगह स्टोर कर देना है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, हमें वो स्टोर कर लेना है, और जो ऑप्टिमम है वो यूज कर लेना है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमने कहीं स्टोर करके रखा, जिस वक्त पानी नहीं बरस रहा है, उस वक्त उसको सप्लाई दे देना है थ्रू द कैनाल। तो वही पानी जो पहले बरस करके उस सॉइल में रिटेन नहीं कर रहा था और फाइनली किसी न किसी समुद्र में जाके मिल जा रहा था नदियों के थ्रू, वो क्या है, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उस क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट हो रहा था। तो अभी हमने क्या किया, हम ऑप्टिमम यूज ले रहे हैं। ठीक है, मिनिमम इनपुट यानी ऑप्टिमम पानी दे रहे हैं, और मैक्सिमम आउटपुट यानी मैक्सिमम जितना हमें फसलें हम उगा सकते हैं, हम उतनी ज्यादा फसलें उस फील्ड से निकाल रहे हैं। और क्या है बेनिफिट, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, ये एक टर्म समझना। देखो, पहले 2 या 3 महीने 4 महीने ही हमें पता है कि इस टाइम ही बारिश आएगी। और इन इन एरियाज, जैसे मान लो बात करें हम पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है इंडिया में, या फिर बंगाल में चावल, तो हमें पता है कि इस टाइम पर ही पानी मिलने वाला है, और इतने ही एरिया में फील्ड में ज्यादा पानी मिलने वाला है, और हमें हर तरह की फसलें खानी थी।
तो हमने क्या किया, उन्हीं जगहों में हर तरह के टमाटर भी लगा दिया, चावल भी लगा दिया, गेहूँ भी लगा दिया, जो हम उगा सकते थे, हमने उसी टाइम पे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम था, कि इसी टाइम पानी आने वाला है, तो उसी एरिया में हमें सब लगा देना होता था। तो वो चीज़ अभी कम हुई, क्योंकि हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग से हम बच गए। अभी हम क्या है, चावल की अलग खेत, गेहूँ के अलग खेत, सबके अलग-अलग हमने क्रॉप्स डिसाइड कर दिए, सबको अलग-अलग अमाउंट में वाटर दे रहे हैं, जितना उस क्रॉप के हिसाब से उसको चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमें पता लगा कि हम आर्टिफिशियली पानी भी सप्लाई कर सकते हैं। वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग जो पहले हो रही थी, वो हम एलिमिनेट कर दिया हमने। देन अब देखो, ज़्यादा फसलें उगेंगी तो भाई किसान भी समृद्ध होगा, प्रॉस्पेरस होगा, और फिर फाइनली रेट भी डाउन होंगे हर एक फसल के, तो तुम्हें जो भी प्रोडक्ट है वो सस्ता मिलेगा। तो तुम्हारे लिए भी प्रॉस्पेरिटी की बात है कि तुम्हारे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हो रहे, और तुम्हें प्रोडक्ट, सब्जी, फसलें, हर एक चीज़ जो तुम्हें सस्ते रेट में मिलेंगी। प्लस फाइनली अगर पूरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, कंट्री वाइज अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे, प्लस हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर की कंट्रीज से। तो हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट है, वो जीडीपी भी हमारी जो है कंट्री को भी वो बढ़ाएगा। फाइनली हमारी कंट्री भी प्रॉस्पेरस बनेगी। वैसे भी हम एक कृषि प्रधान देश हैं। हमारे 60 to 70% पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इस वक्त गवर्नमेंट भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक जगह पे जो है इरिगेशन के हर एक फील्ड पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट का बहुत ही वाइड स्कोप है। Then source of revenue, देखो, when water tax is taken from the farmers for supplying water, it adds to the revenue of country। जो पानी सप्लाई दिया जा रहा है, जो कैनाल हम बनाते हैं और या फिर जो ट्यूबवेल लगवाते हैं, उसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट वाटर टैक्स वसूलती है, जो भी एक और भी रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब जो फसलें उग रही हैं, उससे तो फाइनली गवर्नमेंट को फायदा है ही, रेवेन्यू क्रिएट हो ही रहा है। ये एक इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी क्रिएट हो रहा है। प्लस जितनी भी जगह पे हम जो बांधों में यानी डैम्स में पानी रोक रहे हैं, उसका हम मल्टीपर्पज यूज ले रहे हैं। हम उसमें फिशरीज भी कर रहे हैं, हम उसमें उसी से बांध बना के बिजली भी बना रहे हैं, यानी हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी उसी से है। जैसे कि तुम्हारा कई सारे डैम्स हैं जो कि बिजली बना रहे हैं, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी जो है, वो तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी सॉरी थर्मल है, एनटीपीसी नहीं। और भी कई सारे हमारे जितने भी, जैसे टिहरी डैम और नागार्जुना डैम, इंदिरा डैम, ये सारे डैम में क्या है, बिजली का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी रेट भी डाउन होगा, यानी इसी पानी का हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। और क्या बेनिफिट है, ये जो पानी हमने इरिगेशन वाटर में यूज करा, उसी पानी को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए भी यूज करेंगे। और हमारी कंट्री में तो नहीं, कई सारी और कंट्रियों में, कुछ हमारे कंट्री के कुछ एक नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में जो जो हम एक बड़े बड़े कैनाल्स या फिर कहीं कहीं पॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या है, नेविगेशन, यानी कि इनलैंड नेविगेशन की बात है। एक्चुअली अंतर्देशीय जलमार्ग क्रिएट कर रहा है। इसमें छोटी छोटी फेरीज या शिप या फिर नाव भी यूज होती हैं नेविगेशन के लिए, उन्हीं कैनाल्स के थ्रू, जहाँ पे हम ये कहीं ना कहीं एक पॉन्ड या छोटे छोटे कैनाल्स या फिर जो भी चीज़ें बना रहे हैं। तो ये भी इसका एक साइड है कि ये भी एक बेनिफिट हो रहा है कि नेविगेशन की तरह भी हम उसको यूज करते हैं। देन जहाँ पे भी हम पानी रोक रहे हैं, जैसे रिजर्वायर एंड कैनाल्स में भी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज। ठीक। देन ट्री प्लांटेशन। अब देखो, जहां जहां से हम कैनाल यानी नहर, या तुम अपनी लैंग्वेज में यहाँ क्या बम्बा बोलते हो शायद, तो जहां जहां से भी नहर जा रही है, वहां वहां पे आसपास के एरिया में सॉइल मॉइस्चर रेशियो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी पूरी मिट्टी में नमी होगी। तो उन सभी एरियाज में बिना किसी पानी के सप्लाई के बहुत आराम से हम ट्री का प्लांटेशन करके ग्रीनरीज क्रिएट कर सकते हैं। और जो कि करे भी जा रही हैं, ग्रीनरीज क्रिएट कर रही हैं, और उनसे अच्छी खासी जो है, जैसे यूकेलिप्टस के और इस तरह के पेड़ लगा करके टिम्बर यानी
बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क के यूज होने वाले जो लकड़ियां हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो कई बहुत सारे फायदे हैं इसके। फेमिन फेमिन मतलब अकाल होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, देखो पहले कि तुमने सुना होगा मूवियों में अकाल आ गया, भूखा सूखा पड़ गया। अब इस तरह की चीजें हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंजीनियरिंग टर्म्स हैं, हमारे पास प्रॉपर हमने कई सारे उसमें डेवलप किए हैं कि हमने बांध बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीजों से जो है अब ये सब चीजें काफी कम हो गई। प्लस इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर, देखो तुम्हें पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कई सारे ऐसे टर्म्स चल रहे हैं, और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है फाइनली अगर हम जो है ग्राउंड वाटर का इंक्रीज बढ़ा रहे हैं। इस चीज को समझो कि आखिर ग्राउंड वाटर, अभी तुम बोलोगे कि सर तो हम तो ट्यूबवेल से अगर पानी निकाल रहे हैं तो वो तो ग्राउंड वाटर का लेवल और कम करेगा, ये बढ़ कैसे रहा है? इसमें बढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा है कि अगर मान लो तुम डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज स्कीम्स या फिर इस तरह के जो भी इरिगेशन मेथड है वो यूज करके जब बारिश आ रही है उस पानी का प्रॉपर यूज ले रहे हो, या तो उसको कहीं रोक करके धीरे धीरे उसका यूज ले रहे हो, तो उससे क्या है वो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। और वो पानी जब वेस्ट नहीं हो रहा है तो तुम्हें कम से कम अमाउंट में ग्राउंड वाटर का जो है कंजम्पशन करना पड़ रहा है। इसलिए वो जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे उसका लेवल वो बढ़ जाएगा जब तुम प्रेसिपिटेशन का ही अच्छे से यूज करोगे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, इन द फॉर्म ऑफ डैम या फिर रिजर्वायर। ठीक। बाकी यही सब है चीजें कि जो फाइनली जो इरिगेशन वाटर इज नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम द रिवर वैली प्रोजेक्ट। Some tribes living near the valley adopt irrigation as their profession, increase production, live peacefully, which leads to the general civilization of the country. देखो जहां पर भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कोई डैम का प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले उस पीएसयू को, जैसे मान लो एक डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक पीएसयू है, या फिर तो उसका क्या होता है जिस भी नदी पर वो डैम बन रहा है तो उन उसके आसपास के सारे एरिया का कंप्लीट जो है रखना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनका सब कुछ उस पीएसयू पे अंडरटेकिंग पे आ जाता है। तो जहां पर भी एक डैम बनता है वो डैम भी आसपास एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा वहां के लोगों को, प्लस उस डैम से आसपास की जो सॉइल है, सॉइल पे अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर रुक गया, तो वो फिशरीज और एग्रीकल्चरल के से रिलेटेड सारे वो चीजें हैं कंप्लीटली वो उस पे कर सकते हैं। तो वो फाइनली एक सिविलाइज्ड एरिया हो जाता है जहां पे भी तुमने वो डैम या पानी को रोका हुआ है। देन न्यूट्रिशन टू द पॉपुलेशन, देखो तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रॉप्स अगर अपने ही देश में उगाओ और एम्पल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स अगर उग रहे हैं तो फाइनली जो है पूरे पॉपुलेशन को फायदा होगा, तुम्हें किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। Then recreation facilities like parks, restaurants may be developed near the canal banks, क्योंकि देखो सॉइल में मॉइस्चर अच्छा खासा डेवलप हो ही गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ वहां पे कुछ एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें क्रिएट करनी है, हमें कंटिन्यूअसली पानी भी नहीं सप्लाई करना है। तो वो कई सारे एस्थेटिक पॉइंट्स जो है हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बता रहा है पार्क, रेस्टोरेंट, ये कई सारी चीजें तुमने देखा होगा कहीं कहीं पे रिजर्वायर के आसपास जो है क्रिएट किए रह जाते हैं। देन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, अगर हम अपने देश में ही सारा अपना खाना उगाएंगे तो हमें कहीं से बाहर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम जो है सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लफ्जों में एक बहुत ही अच्छी सी इमेज दिखाई गई है इसमें कंप्लीटली ग्रीनरीज के साथ, तो बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। अब सारे तो फायदे नहीं होंगे, कुछ तो नुकसान है ही। सबसे बड़ा नुकसान इरिगेशन का है भाई मच्छर, मॉस्किटोस। भाई जब तुम पानी को भरोगे, पानी को रोकोगे, तो फिर उसमें मच्छर भी बहुत सारे पनपेंगे, बहुत सारे मच्छर पनपेंगे तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलेंगी। सबसे बड़ा नुकसान तो इरिगेशन का यही है, दैट इज द डीमेरिट ऑफ इरिगेशन। बाकी और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, बाकी वो पढ़ते हैं कि बिसाइड बेनिफिट देयर आर सम इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन आल्सो, हाउएवर बेनिफिट्स आर मोर देन इल इफेक्ट्स। पहला है इल इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ रेजिंग वाटर टेबल। ठीक है।
कंटिन्यूअसली अगर हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं निकाला कि एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी क्रॉप को कितना चाहिए और कंटिन्यूअसली पानी ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है वो पानी धीरे-धीरे पहले तो ग्राउंड टेबल को इंक्रीज़ करेगा, जब एक लेवल के इंक्रीज़ करने के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग यानी जल का घेराव, पानी का भरना भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके आस-पास के एरिया भी वाटर लॉक्ड हो जाएँगे, ठीक? तो जो कि फाइनली लीचिंग इफेक्ट या मिट्टी को जो है अल्कलाइन बना देता है, क्षारीकरण भी बोलते हैं। इसके लिए काफ़ी डिटेल में अभी हमको पढ़ना है कि ये सैलिनिटी ऑफ सॉइल क्या है, सैलिनिटी से क्या नुकसान है, सैलिनिटी को कैसे रिमूव करते हैं। हालाँकि पानी और सैलिनिटी अगर पानी भर गया तो वहाँ पे सारे पेड़ क्यों मर जाएँगे, नाइट्रोजन के बैक्टीरिया पे उसपे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें अभी आगे डिटेल में पढ़नी है। तो एक सबसे बड़ा तो नहीं, सबसे बड़ा तो मॉस्किटो ही है। अगर हम कंट्रोल्ड वे में इरिगेशन नहीं करेंगे, तो क्या है वो वाटर टेबल को इंक्रीज़ कर देगा। प्लस लगातार पानी भरा रहेगा तो आस-पास के एरिया को क्या है वो डैम्प कर देगा। डैम्प आस-पास के चीज़ों को टेम्परेचर का भी उसपे इफ़ेक्ट पड़ेगा। Then breeding places of mosquitoes. Due to excess application of water, seepage and leakage from the canal, marshy land, marshy मतलब दलदली होता है, marshy land may be formed, leading to breeding place of mosquitoes. मॉस्किटो की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो पानी भर गया है, इधर भी पानी भर गया है, पानी भरने की वजह से क्या है एनाफिलीज, डेंगू, इस तरह के मच्छर जो है बढ़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। जिसको अगर अब तुम सोच रहे हो कि पानी में कुछ ऐसा मिला दें जिससे ये मच्छर मर जाए, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि इस पानी को फाइनली तुम्हारे ही बॉडी में जाने वाला है। देखो कितने भी तरह के केमिकल चाहे तुम वो खेत में डालो चाहे वो इस पानी में डालो, वो फाइनली क्या है तुम्हारे ही पेट में जाएगा एक साइकिल के थ्रू। क्योंकि जो भी तुमने इसमें केमिकल यूज करा, चाहे पानी में मच्छरों को मारने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल यूज करा, तो वो फाइनली क्या है रूट्स के थ्रू इसी प्लांट में आ जाएंगे। और इसी प्लांट्स के थ्रू जब तुम इन प्लांट्स को खाओगे या इनकी फसलों को खाओगे तो ये फाइनली तुम्हारे पेट में चले जाएंगे। और इन्हीं साइकिल्स की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीज, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो कैंसर, डिफरेंट तरह के कैंसर्स और अलग अलग तरह के डिसीजेस जो हैं, जो कि अननोन है, जिनका हमें रीजन नहीं पता लग पा रहा है, उनकी यही रीजन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स का यूज करना खेतों में या फिर पानी में। अब और क्या इल इफेक्ट्स है इसका, लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड। अब देखो जहां पे हमने खेती के लिए पानी प्रोवाइड करा उसके आसपास भी हो सकता है कि वो एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी और पर्पस के लिए था, लेकिन जब हमने यहाँ पर पानी भरा तो पानी वहां पर भी भर जाएगा। तो जब वो भरा हुआ पानी जैसे बोलते हैं ना तालाब हो गया या पोखरा में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। देन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू। Irrigation projects are complex and expensive. If projects fail due to the absence of regular maintenance, return of revenue to the government becomes low compared to its cost of construction. Maintenance cost is quite high for the normal functioning of the project. देखो जो भी डैम या बैराज या वेयर ये जो बनते हैं इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीटिंग होती है। ये बहुत लार्ज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट का। तो अगर उसका फाइनली आउटपुट ना निकले या फिर वो डैम टूट जाए या फिर उसमें लीकेज आने लगे, तो इन सभी चीजों में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। और अगर उसका फाइनली रेवेन्यू ना निकले यानी टोटली तुम्हारा जो ग्रॉस प्रोडक्ट था उसमें यील्ड ऑफ क्रॉप नहीं तुम्हारा बढ़ा, या फिर जितनी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी तुमको जनरेट करनी थी वो जनरेट नहीं हो पाई, तो वो क्या है वो लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक रिस्क होता है गवर्नमेंट का। क्योंकि तो ये सब क्या है तुम्हारे इल इफेक्ट्स हैं। देन तुम्हारा टाइप ऑफ इरिगेशन और बाकी चीजें जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं पे थैंक यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और कौन सा बेनिफिट होगा, कौन सा किस फील्ड के लिए सुटेबल होगा, ये चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो वो डाउट सेशन में हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।